नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। टिप्पणियां तो क्या कहा जाए, धमकियां दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों द्वारा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि चुनाव डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं। ये सारी बातें चल रही हैं कि हो सकता है इलेक्शन टाल ही दिया जाए कुछ और लंबे समय के लिए। कारण यह है कि कहीं से भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी को। अगर अभी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन बना है, यहां का ईंट वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा जो बना है वहां पर, उसकी हार पक्की है, ये सारे लोग जानते हैं। इसलिए वहां से आप जानते हैं कि शिवसेना से टूटा हुआ जो शिंदे का ग्रुप है, उसके एक एमएलए ने जीप काटने की बात की, दूसरे ने कहा जीप जला देनी चाहिए। यहां तक कि केंद्र सरकार के मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने जो कहा वो भी आप जानते हैं। एक और आदमी जो 3 बार विधायक रह चुका है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी में गया, वो कहता है कि उनका वही हाल होगा जो उनकी दादी का हुआ था। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। अब जिस दिन नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, उनको एक पत्र लिखा और पत्र में यह ध्यान दिलाया कि इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, इस तरह के बयानों पर आपको रोक लगाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी तो क्या पत्र का जवाब देंगे, वो तो पत्र का जवाब दे नहीं सकते, वो जवाब देंगे तो छोटे हो जाएंगे। हालांकि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हर उस चिट्ठी का जवाब दिया जो उनके लिए लिखी गई। और वो चिट्ठियां जो हैं अब इतिहास का हिस्सा हैं, कई वॉल्यूम में संकलित है। हम लोग जब उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं तो उस समय की नीतियों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन वो नेहरू थे, ये मोदी जी हैं, ये चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते, सिर्फ मंच पे भाषण देते हैं। चिट्ठी लिखने की जिम्मेदारी दी गई जेपी नड्डा को। अब जेपी नड्डा की इस समय हालत यह है कि वो अध्यक्ष जरूर हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको खुद पता नहीं है कि वो कितने दिन और अध्यक्ष रहेंगे। नाम जो चल रहा है वो बेहद खतरनाक नाम चल रहा है। संजय जोशी का नाम चल रहा है। संजय जोशी, जो लोग राजनीति से परिचित हैं वो जानते हैं, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, एक जमाने में बहुत ताकतवर हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। फिर उनकी सीडी वीडी चलाकर उनको किनारे किया गया, किसने किया वो भी सब जानते हैं। अब उनको किनारे करने वाले टॉप मोस्ट पद पे बैठे हुए हैं। संजय अगर अध्यक्ष बन के आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। और जेपी नड्डा का तो आप जानते ही हैं, जब तक अध्यक्ष हैं तब तक नाम है, एक बार अध्यक्ष पद से गए तो कोई उनको पूछेगा भी नहीं, कहीं किनारे बैठे रहेंगे। कोई अखबार वाला, कोई टीवी वाला माइक लेकर भी उनके पास नहीं जाएगा। तो उनको यह काम दिया गया कि एक घटिया चिट्ठी लिखो मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब में। उन्होंने उस जवाब में क्या किया, वही किया जो आईटी सेल लगातार राहुल गांधी को लेकर करता रहता है। वही सारी बातें लिखी और कहा कि प्रधानमंत्री को भी तो इतना कुछ कहा गया है और इसके बाद कुछ नहीं कहा। अब देखिए, मजेदार बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इसके जो गृह मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है राहुल गांधी या देश के किसी भी नागरिक के जान की रक्षा करना। अगर विपक्ष मांग करता है सत्ता से कि भाई राहुल गांधी के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं, तो कम से कम इतनी कर्टसी तो बनती है कि आप कहें कि इन मामलों को हम गंभीरता से लेंगे और लोगों से कहेंगे इस तरह की बातें ना करें। लेकिन यह कहना तो उनके लिए संभव है ही नहीं। और इसका एक और मतलब है, इसका बहुत सीधा मतलब है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये अपने आप नहीं दिए जा रहे हैं, ये दिलवाए जा रहे हैं। अगर ये बयान नहीं दिलवाए जा रहे होते तो अपने ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री के इस घटिया बयान पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कम से कम कुछ तो बोलते। लेकिन गृह मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रणवीर सिंह बिट्टू का सवाल पूछा गया, जब कहा गया कि उन्होंने इस तरह की बात एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए की है, तो वो उस सवाल को टाल गए, कहे पॉलिटिकल सवाल मत पूछिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। ये पॉलिटिकल सवाल तो है ही नहीं, ये तो प्रशासन का सवाल है। लेकिन अमित शाह जी ने जवाब ना देकर ये बता दिया कि उस सवाल से कोई खास प्रॉब्लम किसी को नहीं है। पार्टी के अंदर से इस तरह के बयान आते रहेंगे और आपने देखा कि यूपी से भी कोई मंत्री हैं, उनका भी एक बयान आ गया और अभी और बयान आएंगे। यह अलग बात है कि इन बयानों को लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है। महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर किसी तरह से दर्ज हुई। कल जीतू पटवारी की तस्वीर आई थी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी
लगे हुए थे वो भी कह रहे थे कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम थाने में धरना देंगे, और भी कई सारी जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूथ कांग्रेस ने रणवीर सिंह बिट्टू के घर के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देश के अलग अलग इलाकों से कांग्रेस के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। तो इतना तो कम से कम है कि अपने नेता पर इस तरह की बातें होने पर कांग्रेस इस बार रिएक्ट कर रही है, वरना राहुल गांधी को कोई कुछ कह के निकल जाए कांग्रेस के ऊपर कोई खास असर पड़ता नहीं था। लेकिन सवाल इससे ज्यादा खतरनाक है। कोर्ट का तो क्या मामला है, कोर्ट में मामला जाएगा, बरसों चलेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, हम सब जानते हैं कोर्ट में किस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन बड़ा मामला यह है कि अभी कुछ वक्त पहले आप जानते हैं उनका जो एसपीजी प्रोटेक्शन था वो कम कर दिया गया है। उनकी जो सुरक्षा थी वो कम कर दी गई थी पिछले सरकार के समय में। अभी भी वही सुरक्षा चल रही है जो कम की हुई सुरक्षा है, और उसमें इस तरह का लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर लगातार खतरनाक बातें की जाएं, लगातार धमकी देने वाली बातें की जाएं। अब अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई हमला होता है या राहुल गांधी के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सवाल मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। और लिंचिंग के माहौल ऐसे ही बनाए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल ऐसे ही बना। एक बयान जहरीला आया, दूसरा बयान जहरीला आया, उसके बाद इतने जहरीले बयान आने लगे कि लोगों के मन में धीरे 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 वो परकोलेट करते गए, वो अंदर घुसते गए, और एक ऐसा हिस्सा समाज का पैदा हुआ जो इस तरह की लिंचिंग में हिस्सा ले रहा है। अब यह अलग बात है कि राहुल गांधी हैं, उनके आसपास जब भी वो निकलते हैं तो सैकड़ों लोग होते हैं, तो उनको लिंच करना इतना आसान काम नहीं होगा, बल्कि मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग असंभव होगा, और असंभव ही होना चाहिए। कांग्रेस के लोग शायद इसको और सीरियसली लेंगे, लेकिन ये जो कल्चर बनाया जा रहा है जिसमें आपका जो विरोधी है उसको आप नष्ट कर देना चाहते हो, आप खत्म कर देना चाहते हो। पहले भी विपक्ष था, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहे, तीखी आलोचना करते थे संसद के अंदर खड़े होकर, लेकिन तब उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि जब उनके घुटने का ऑपरेशन होना था तो राजीव गांधी जी ने उनको घुटने के ऑपरेशन के लिए विदेश भेजा था, अमेरिका भेजा था। इंदिरा गांधी कई सारे विपक्षी नेताओं की ऐसे ही मदद कर चुकी हैं। इंदिरा गांधी, एक किस्सा कहा जाता है कि जब उनकी सरकार चली गई इमरजेंसी में, जयप्रकाश से उनकी मुलाकात हुई, जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण उनको इंदू कहते थे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के साथ के वो थे। तो उन्होंने कहा कि इंदू, तुमको पैसे रुपए की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो मैं कुछ इंतजाम करवा दूं। तो इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, पिताजी की लिखी हुई किताब से रॉयल्टी इतनी आती है कि हमारा काम आराम से चल जाता है। तो एक वो वक्त था कि आप अगर विपक्ष में भी हैं, विरोध में भी हैं, तो आपका ख्याल रखा जाता था, उम्र का ख्याल रखा जाता था। जेपी नड्डा जो हैं वो किसी भी हाल में खड़गे जी से कम 15, 20 साल, 30 साल छोटे होंगे, लेकिन आप उस पत्र की भाषा देखेंगे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने लिखा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी आईटी सेल से लिखवा कर सीधे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो खत्म हो रही हैं, कल को मान लीजिए सरकार अगर बदलती है, और बदलेगी ही, दुनिया में नियम है, कोई सरकार 100 साल नहीं चलती, सरकार बदलती है, भले मोदी जी मान लीजिए कभी विपक्ष में ना जाए, चलो जैसे ये लोग कहते हैं मान लेते हैं, नड्डा तो बहुत यंग है, नड्डा कल को विपक्ष में हो और उनको यही व्यवहार सामने से आए तो कैसा लगेगा, ये उनको सोचना चाहिए। दरअसल जब आदमी कुर्सी पे होता है तो उसको लगता है जिंदगी भर कुर्सी पर रहेगा। दूसरी बात मैं और कह रहा हूं, आज इस समय जो कुछ है सब इंटरनेशनल है। दुनिया के किसी मुल्क में कोई बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी घटना होती है तो इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया में फैल जाती है। किसी भी मुल्क में कोई घटना हो आपके मुल्क तक पहुंच जाती है। राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके खिलाफ जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, ये बातें भी दुनिया भर में जाएंगी, और जब ये बातें दुनिया भर में जाएंगी तो देश की इमेज कैसी बनेगी वो आप सोचिएगा। क्योंकि केवल तानाशाही एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में विपक्ष के नेताओं को मरवाने की बात होती है। ईदी अमीन मुझे अक्सर याद आता है, अभी मैं काम भी कर रहा हूं तो जो किताब लिख रहा हूं उसमें एक चैप्टर ईदी अमीन पर है। तो उसने एक बार निक्सन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, खत लिखा, और उस खत में लिखा कि जब देश के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो सबसे आसान तरीका यह है कि विपक्ष के नेताओं को मरवा दो। तो ये जो मेंटेलिटी होती है वो तानाशाहों की मेंटेलिटी होती है। ये जो बयान आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, लिंच करने वाले बयान आ रहे हैं, जीप काट दो, दादी जैसा हाल होगा, जीप जला दो, नंबर 1 आतंकवादी हैं, फला हैं, ढिमका हैं, ये सारा जो बयान आ रहा है दरअसल ये पूरी तरह से एक तानाशाही मेंटेलिटी वाला बयान आ रहा है।
मोदी जी खड़े होकर कह सकते थे बड़े आराम से कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने चुप रहना चुना, अमित शाह ने चुप रहना चुना। और जब आप चुप रहते हैं, जब आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो आपकी पार्टी और आपके बाकी लोगों के पास यह मैसेज जाता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी जो लीडरशिप है उसको इससे कोई परेशानी नहीं है। और एक बार नेता बोलना शुरू करते हैं, कल को कार्यकर्ता बोलेंगे, और ये चीजें आपके सिस्टम को ही सड़ा के रख देंगी। राहुल गांधी पर कुछ हो ना हो, लेकिन आपका सिस्टम पूरी तरह से सड़ जाएगा, आप विपक्ष का सामना करने लायक नहीं होंगे। वैसे चिंताएं समझ में आती हैं कि आपकी चिंताएं क्या हैं। राहुल गांधी लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं, लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। अभी अगर कोई सर्वे कराया जाए तो मालूम हो जाएगा युवाओं के बीच में राहुल गांधी कितनी तेजी के साथ पॉपुलर हुए हैं। नंबर 1 दुनिया में जा रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जा रही है, वो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते हैं, वहां जाके सीनियर लीडर से मिलते हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं क्योंकि वो अब लीडर ऑफ अपोजिशन है। 100 सीटें हैं उनके पास, तो वो एक प्रमुख विपक्षी दल है वहां पर। उसके अलावा यूपीए का गठबंधन बना हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो वहां भी आपकी ताकत है। आप जानते हैं अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके तो आ गए हैं, मंत्रिमंडल में पास करा लिया है, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत है ही नहीं उनके पास, एनडीए को मिलाकर भी बहुमत नहीं है। तो एक तो पॉपुलर हुए हैं, दूसरे ताकत आई है, कई राज्यों में सरकार बनी है, और तीसरी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं, उस तोते के खिलाफ बोलते हैं जिसमें राजा की जान है। वो अदानी पे सवाल उठाते हैं और आज से नहीं उठा रहे, पहले दिन से अदानी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पहले दिन से इन सारी नीतियों पर हमला कर रहे हैं। पिछली बार संविधान को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया, उसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं या हो रहे हैं हरियाणा और कश्मीर में, वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है, और आगे जो स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी एक ऐसे नेता हो गए हैं जिनको अब चुप कराना मुश्किल है। जब वो एमपी थे तो 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, किनारे कर दीजिए, लेकिन अब वो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, बिल्कुल सामने बैठते हैं, उसी रो में बैठते हैं जिस रो में गृहमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, और वहां से उनको लगभग उतना ही समय मिलता है जितना बाकी लोगों को मिलता है, प्रधानमंत्री को और बाकियों को। वो फ्रंट की बेंच पे खड़े होकर बोलते हैं, पूरी ताकत के साथ बोलते हैं, और अब उसको मीडिया भी नहीं काट सकता, मीडिया को भी कवर करना होता है किसी भी तरह से। मीडिया का हाल यह है कि अमेरिका में एक घटना फैलाई गई कि वहां एक पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है, हालांकि तुरंत सारे डिटेल्स आ गए कि ऐसी कोई बदसलूकी हुई नहीं है, लेकिन उसको लेकर इंडिया में तमाशा हुआ। एक दूरदर्शन के एक पत्रकार हैं, वो उन्होंने विरोध सभा बुलाई थी जिसमें 7 या 8 लोग पहुंचे हुए थे, उसको लेकर सारा नाटक चल रहा है। देश के अंदर जाने कितने पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ, कितने पत्रकारों की हत्या हो गई, लेकिन इन लोगों को प्रेस क्लब पे कभी खड़े होने का मौका नहीं मिला। विदेश का एक बहाना बनाकर खड़ा हुआ जा रहा है, और पत्रकारिता का जो हाल है वो बताने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया और बाकी सब आप इतना जानते हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बावजूद गोदी मीडिया को कवर करना पड़ रहा है, हेडलाइंस देनी पड़ रही हैं, और जब वो फ्रंट बेंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसको सुनना पड़ रहा है। तीसरी बात, इस बार जब चुनाव हुआ तो आपने देखा कि यूपी में रायबरेली से भी जबरदस्त वोटों से वो जीते, और साउथ में भी जबरदस्त वोटों से जीते, वायनाड से। और वायनाड में घोषित किया गया है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी जिस दिन चुनाव होगा जीत कर आएंगी, और जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश जी, ये सारे लोग संसद के अंदर खड़े होकर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगा। पिछली बार तक तो बड़ा केक वॉक था, जो चाहते थे कानून बनता था, जो चाहते थे बोल के निकल जाते थे, कोई जवाब नहीं देने वाला था, लोग ही नहीं थे। लेकिन इस बार जितनी मजबूत संसद है, जिसमें एक शानदार विपक्ष है, महुआ मोइत्रा हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी का मैंने नाम लिया, कल को सोनिया जी आ जाएंगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे युवा तुर्क, बहुत सारे शानदार नेता कम से कम लोकसभा के अंदर हैं जो जबरदस्त बोल रहे हैं, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ 2 सहारों पर है तो निर्णय नहीं ले पा रही है। वक्फ बोर्ड का बिल बड़े शान से लेके आया कि चलो थोड़ा हिंदू मुसलमान किया जाए, लेकिन अपने ही सहयोगियों ने पंचर कर दिया। लैटरल एंट्री से अपने लोगों को भर रहे थे, वो भी प्रोसेस बंद हो गया। तो बड़े परेशान है भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पे उसके जो 2 सुप्रीम नेता हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, असल में वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह भरोसा नहीं हो रहा है कि गद्दी तो हमें मिल गई, लेकिन इतनी कमजोर गद्दी मिली है कि मनमानी हम नहीं कर पा रहे, यह भरोसा नहीं हो पा रहा है। 10 साल उन्होंने इस देश के ऊपर ऐसे शासन किया है कि जब जो चाहे नियम बना दिया, जब जिसको चाहे जो बोल दिया, और कोई पूछने वाला नहीं था। अब
उनके अपने साथ 30, 40, 50 लोग ऐसे हैं जो टांग खींच रहे हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी में तोड़फोड़ की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल रुकी हुई है, और भी सारा कुछ लगातार चल रहा है। और ये तो मोदी जी भी नहीं कह सकते कि अगले 4 साल तक उनकी कुर्सी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। गठबंधन सरकार में आप कभी नहीं जानते हैं कि कौन सी सरकार गिर जाए। आरएसएस का किस्सा यह चल रहा है कि वो मोदी जी को नहीं चाहती है, वो चाहती है उनकी जगह पर कोई और आए, इसीलिए संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। तो ये जो सारी तिलमिलाहट, बौखलाहट है, वो एक आदमी के ऊपर निकल रही है जिसको वो जिम्मेदार मानते हैं कि उसकी वजह से इस बार वो 400 पार तो क्या अपने पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच सके, और इसीलिए लगातार राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस इस बार आक्रामक नजर आ रही है। कल कांग्रेस के एक नेता का बयान में पढ़ रहा था महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो बयान गायकवाड़ दे रहा है वो राहुल गांधी का बाल भी बांका नहीं कर सकता, बाल भी नहीं उखाड़ सकता। इसी तरह मैंने देखा कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार, श्रीनिवास लगातार बोल रहे हैं, बाकी सारी पार्टी बोल रही है। पवन खेड़ा का बयान आया था, सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया था, और सिर्फ बयान नहीं आया, ये लोग लगातार कोर्ट में भी जा रहे हैं, दिल्ली में भी शिकायत दर्ज की गई है, और इस बार कांग्रेस इसको सीरियसली ले रही है। जिस कांग्रेस को ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, जिस विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे, उसमें अखिलेश यादव भी पूरी ताकत के साथ बोल रहे हैं, उधर स्टालिन पूरी ताकत के साथ बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कश्मीर में पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहे हैं। तो जिनको ये आदत पड़ गई हो कि वो बस वही बोलें और बाकी लोग सुनते रहें, उनको इतनी आवाजें कैसे बर्दाश्त होंगी। खैर, सबके बावजूद इस तरह का बयान अगर प्रधानमंत्री आगे आकर एक बार कहते कि गलत है, तो प्रधानमंत्री का अपना कद ऊंचा हो जाता। यहां मैं एक बात याद दिलाकर अपनी बात खत्म करूंगा। स्मृति ईरानी को याद कीजिए, स्मृति ईरानी चुनाव में हार गई थी, और स्मृति ईरानी के चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के समर्थक लोगों ने उनको लगातार ट्रोल करना शुरू किया था ट्विटर पर। उस समय उनके बचाव में कोई नहीं आया। कौन आया? राहुल गांधी खुद आए। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में जीत और हार चलती रहती है, लेकिन किसी की इस तरह की ट्रोलिंग, किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी ठीक बात नहीं है। और ऐसी महिला, ऐसी नेता जो लगातार उन्हें गाली देती रही हैं, उनके परिवार को गाली देती रही हैं, जिन्होंने उनकी मां के साथ बदतमीजी की, उनके भी ट्रोलिंग के खिलाफ आकर राहुल गांधी ने यह दिखाया कि वो स्टेट्समैन हैं, उनका दिल बड़ा है, और वो इस तरह की घटिया हरकतों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये एक बड़े नेता की पहचान होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है मनमोहन सिंह को लोग क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन कभी उन्होंने उसका कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये एक बड़े नेता की पहचान होती है। लेकिन जब दिल छोटा हो तो कुर्सी कितनी भी बड़ी हो जाए, आप बड़े नेता नहीं बन पाते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने इस तरह के असैसिनेशंस देखे हैं, इस तरह की हत्याएं देखी हैं, और वो जानते हैं कि उनकी जान को खतरा है। लेकिन इस तरह की धमकियां देकर, इस तरह की बातें करके माहौल जो बनाया जा रहा है, उसकी उम्मीद मुझे तो कम से कम नहीं थी कि इस लेवल पर ये लोग चले आएंगे। जनता सब देख रही है, जनता में इसका क्या रिएक्शन होगा यह आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आखिरी कह दूं, लड़िए, आवाज से लड़िए, लड़िए विचार से लड़िए। जान से मारने की धमकी देना या इस तरह की घटिया बात करना सिर्फ ये बताता है कि आप कितना डरे हुए हैं, कितने कमजोर हैं, और आप दरअसल उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के गाली गलौज पर उतर रहे हैं। छुटभइये नेताओं को छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम नड्डा जी को जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी को जो देश के गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी को जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के बयानों पर रोक लगवानी चाहिए। ये उनकी ही छवि को बेहतर करेगा, उनको ही बड़ा बनाएगा। बाकी तो ये सब चलता रहता है, चलता रहेगा। राजनीति है, जीत हार ये सब होता रहता है, होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।